नमस्कार, मैं सुमित अवस्थी आपका दोस्त। आइए शुरू करते हैं चक्रव्यूह को। और चक्रव्यूह के मेन्यू में आज की जो हमारी पहली स्टोरी थी वो नोएडा की है। नोएडा में लगातार नव भारत की कवरेज जारी है। मृत इंजीनियर युवराज के चरित्र हनन की कोशिशें अब शुरू हो गई हैं। कौन ऐसा कर रहा है ये आपको विस्तार से बताएंगे। 19% लोगों ने इस खबर को देखना चाहा है। दूसरी स्टोरी जो हमारे मेन्यू में थी, ओवैसी पर क्या समाजवादी पार्टी में दो फाड़ हो गई है। इनसाइड स्टोरी क्या है, इस खबर को 25% लोगों ने वोट दिया है। तीसरी खबर जो आज की थी वो प्रयागराज में शंकराचार्य के तंबू पर अब खतरा मंडरा रहा है। इस खबर को भी 25% लोगों ने पसंद किया है, बराबरी का वोट हुआ है। और चौथी खबर जो थी वो ट्रंप की थी। 31% लोग ट्रंप की नई दगाबाजी वाली रणनीति को देखना चाहते हैं। सबसे ज्यादा इस कहानी को पसंद किया गया है, सबसे अधिक वोट मिले, इसीलिए इसके लिए बड़ी तैयारी करके 7:28 पर ये पूरी कहानी आपको विस्तार से बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। दो बड़ी कहानी दोनों यूपी से आती हैं और पहली कहानी शंकराचार्य कंट्रोवर्सी को लेकर है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद 4 दिन से अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि सारा विवाद शंकराचार्य की उपाधि को लेकर है। अब सवाल यह खड़ा हो गया है कि प्रयागराज माघ मेले से अभिमुक्तेश्वरानंद का तंबू क्या उखड़ने वाला है। मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब वसंत पंचमी के स्नान तक पहुंच गया है। कल वसंत पंचमी है, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि मेरा मौनी अमावस्या का स्नान तो हुआ नहीं, ऐसे में मैं बसंत का स्नान कैसे कर पाऊंगा। पहले मौनी अमावस्या का स्नान करूंगा और तभी दूसरा स्नान हो पाएगा। वहीं उनके पालकी से संगम तक जाने को लेकर नोटिस वाला जो घमासान था वो अब और ज्यादा बढ़ चुका है। 24 घंटे के अंदर माघ मेला प्रशासन की तरफ से 2 नोटिस अभिमुक्तेश्वरानंद को भेज दिए गए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन का दूसरा नोटिस। स्नान की लड़ाई पालकी से होते हुए तंबू उखाड़ने पर आई। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। पहले शंकराचार्य पद को लेकर सवाल, अब माघ मेला में शिविर आवंटन पर बवाल। क्या अब अभिमुक्तेश्वरानंद का माघ मेला में प्रवेश भी होगा निषेध। शंकराचार्य कंट्रोवर्सी में काल नेमी की एंट्री। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच क्या बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभिमुक्तेश्वरानंद पर संत समाज में दो फाड़ क्यों। मेला प्रशासन रुकेगा नहीं, अभिमुक्तेश्वरानंद झुकेंगे नहीं। जैसे पटक रहा था तो वही खलनायक था। क्या कल बसंत स्नान पर फिर छिड़ेगा संग्राम। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर टकराव भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ शंकराचार्य वर्सेस माघ मेला प्रशासन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस विवाद पर राजनीति भी अब खुलकर होने लगी है। आज अखिलेश यादव ने शंकराचार्य पर एक बार फिर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। तो वहीं शंकराचार्य विवाद के बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। योगी ने कहा कि किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं है। योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के सोनीपत पहुंचे, वहां वो एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। योगी ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मंच से काल नेमी का जिक्र करके एक तरह से उन्होंने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए।
और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो दो राजनीति करने वाले संत खुलकर एक दूसरे के खिलाफ इस वक्त बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद है और खुलकर वो चुनौती दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि गोरखधाम पीठ के सबसे बड़े महंत माने जाते हैं। ऐसे में खुलकर दो हिंदू गुरु इस वक्त आमने सामने हैं। इस विवाद पर इसीलिए सियासत भी जमकर हो रही है। शंकराचार्य के सम्मान और अपमान के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस विवाद पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आज हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा से क्या कहा है, ये भी आपको सुनना चाहिए। हम तो नाम ले रहे हैं, हम ये छुप छुप करके नहीं खेलते हैं। जो बात है साफ है, आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि कोई है, हम बता रहे हैं कि कौन है, किसने सनातन धर्म को हानि पहुंचाई है। जब आप बच्चे से कहते हो, जब एक दंडी स्वामी से आप कहते हो कि क्या डंडा लेकर के घूम रहे हो, फेंको इसको, चलो पढ़ो लिखो, तो इसका मतलब होता है कि तुम सनातन धर्म से उसको विरोध करना चाहते हो। तो ये सनातन धर्म को क्षति पहुंचाना ही तो हुआ। हमने कहा कि छीन लीजिए, हम कहाँ मना करते हैं। आपने दिया है, जो दाता है वो उसकी इच्छा है, वो देता है तो हम लोग लेते हैं, वापस ले ले। वापस लेने का अपने हाथ धर्मशास्त्र में नियम नहीं है, दोष पाप लगता है। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं ले लीजिए। लेकिन आपको ये बताना होगा कि आप दो निर्णय ले रहे हैं। एक कि इनको भूखंड दिया जाए, इनको सुविधा दी जाए। दूसरा कि उसको दोनों को वापस लिया जाए। तो आपके जो दो निर्णय हैं, इनमें से दोनों विरुद्ध हैं, इसलिए एक गलत है, एक सही है। तो आपको बताना होगा कि आपका भूखंड आवंटित करना, सुविधा आवंटित करना भूल थी कि इसको वापस लेना भूल थी। बसंत पंचमी उसके जीवन में आती है बंधु, जिसके जीवन की माघ अमावस्या, मौनी अमावस्या बीत चुकी होती है। हमारे जीवन की अभी मौनी अमावस्या बीती कहाँ है। मौनी अमावस्या के दिन सवेरे हम संगम स्नान के लिए निकले थे, अभी तो हम रास्ते में ही हैं, अपने शिविर में लौट के गए ही नहीं। तो हमारे जीवन की तो अभी मौनी अमावस्या ही चल रही है। हमारे जीवन में अभी बसंत पंचमी नहीं आ सकती है, इसलिए बसंत पंचमी के स्नान का कोई क्या प्रश्न उठता है। हमारे शो धर्म संकट में आप ये पूरा इंटरव्यू देख पाएंगे, लेकिन अभी प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच टकराव और बढ़ गया है। 24 घंटे के अंदर प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भेजा है। माघ मेला प्रशासन की तरफ से पूछा गया कि क्यों ना आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए। अगर 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं वापस ले लेंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की टीम की तरफ से प्रशासन ने बुधवार को शाम 7 बजे शिविर के पीछे नोटिस चिपका दिया, वो भी बैक डेट में। उस नोटिस में आप देख सकते हैं कि इस पर 18 जनवरी की तारीख लिखी हुई है। इससे पहले भी नोटिस देकर उनके शंकराचार्य पद पर सवाल उठाया गया था। दूसरे नोटिस में जवाब नहीं देने पर मेले में प्रवेश प्रतिबंधित करने की बात लिखी गई है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर मेले की व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में यह भी पूछा गया है कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद नाम के साथ आप शंकराचार्य क्यों लगाते हैं, जबकि कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। साथ ही यह भी कहा गया कि सही जवाब नहीं मिलने पर फैसला उचित लिया जाएगा। मेला प्रशासन के दोनों नोटिसों का जवाब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से दे दिया गया है, यह दावा किया गया है। इस विवाद पर अब समाजवादी पार्टी खुलकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में आ गई है। पहले अखिलेश यादव ने स्वामी से फोन पर बात की और कल भी शंकराचार्य के फेवर में बयान दिया और आज भी उन्होंने शंकराचार्य का समर्थन किया है। लखनऊ में एसपी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगा दिया गया है। पोस्टर में लिखा है, हिंदुस्तान शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा। इतने ही नहीं, यूपी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद बांडे भी प्रयागराज पहुंचकर अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी शंकराचार्य के पक्ष में खुलकर समाजवादी पार्टी के सुर में सुर मिलाया था। इस बीच स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर संत समाज में भी अब दोफाड़ हो गई है। स्वामी रामभद्राचार्य महाराज का कहना है कि स्वामी ने नियमों का पालन नहीं किया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से अन्याय होने का आरोप सरासर निराधार है। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि
गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। सरकार ने नोटिस दिया कि मुक्ता आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक, बनाया, बिल्कुल ठीक, सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। रही बात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य के पद को लेकर उठाए गए सवाल की, तो इस पूरे विवाद को मैं चक्रव्यूह में आपको बता भी चुका हूं। इसे लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वकील ने 2 दिन पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया, ऐसा उनका दावा है। तो योगी बनाम स्वामी की लड़ाई और ज्यादा सियासी हो गई है। एक तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कुछ संत और मठाधीश इसे चुनौती देते हैं, कोर्ट में भी पुराने विवाद चल रहे हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अविमुक्तेश्वरानंद के तमाम वीडियो भी ट्रेंड कर रहे हैं, जिनमें जुलाई 2024 में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी के दौरान उन्होंने शंकराचार्य के रूप में सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया था वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, वो भी आशीर्वाद देते अविमुक्तेश्वरानंद से दिखाई दिए थे। इसी तरह गौतम अडानी के घर में भी उनकी आरती, पूजा और आशीर्वाद लेने की तस्वीरें ट्रेंड कर चुकी हैं, जहां बड़े बड़े उद्योगपति और प्रभावशाली लोग उन्हें जगत गुरु शंकराचार्य के तौर पर मान्यता देते दिखे। ये दोनों तस्वीरें एक साथ देखकर मन में सवाल जरूर उठता है कि क्या शंकराचार्य की पहचान और सम्मान संदर्भ पर निर्भर करती है। एक जगह विवाद और रोक टोक, तो दूसरी जगह खुला स्वागत और श्रद्धा। ये विरोधाभास सनातन परंपरा की जटिलताओं को उजागर करता है, जहां आस्था, परंपरा और विवाद एक दूसरे से टकराते नजर आ रहे हैं। आखिरकार सच्चाई क्या है, ये तय करने का अधिकार शायद समय, शास्त्र और संत समाज के पास ही रहेगा। अब देखने वाली बात यह है कि कल बसंत पंचमी के दिन माघ मेला प्रशासन बनाम अविमुक्तेश्वरानंद के बीच का संग्राम क्या रूप लेता है। और आइए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर, और यह भी यूपी से ही जुड़ी हुई है। यह खबर भी उत्तर प्रदेश की है। यूपी की सियासत में एक सवाल फिर उछला है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा। सोशल मीडिया पर चर्चाएं जोरों पर थी, सियासी गलियारों में कानाफूसी हो रही थी, लेकिन आज अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने इन तमाम अटकलों पर एक झटके में फुल स्टॉप लगा दिया। जनेश्वर मिश्र साहब की पुण्यतिथि मनाने के बाद जब शिवपाल यादव कैमरे के सामने आए तो बिना लाग लपेट के सीधे बोल दिया, समाजवादी पार्टी को AIMIM की कोई जरूरत नहीं। AIMIM से जो है वो गठबंधन की बात आपके एक नेता कह रहे हैं, उस पर तमाम बयानात आए कि हम लोग स्वागत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। क्या इनसे कोई बातचीत चल रही है आप लोगों की? नहीं, अभी तक तो मेरी जानकारी में है नहीं, न कोई बातचीत है, कुछ भी नहीं, ये तो अफवाहें हैं। तो अगर आएंगे तो कोई जरूरत है आप लोग को MIM की? जरूरत है आप लोग को MIM की या आप? नहीं, कोई जरूरत नहीं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर समाजवादी पार्टी में 2 फाड़ नजर आ रही है। एक धड़ा मुस्लिम वोटरों में बिखराव को रोकने के लिए ओवैसी की जरूरत को महसूस कर रहा है, तो वहीं आज अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ भी संकेत नहीं दिया। यानी संदेश साफ है कि चाचा शिवपाल के मुताबिक ओवैसी से अखिलेश की ना पर्दे के पीछे कोई डील हुई है और ना ही आगे चलकर कोई समझौता होगा। 2027 के लिए ना कोई बैसाखी, ना कोई बैकअप, ना ही शिवपाल के मुताबिक वोट कटवा कहे जाने वाले ओवैसी का सहारा चाहिए, बल्कि शिवपाल यादव साहब का तो दावा और भी बड़ा है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम है। वहीं ओवैसी से गठबंधन को लेकर आज जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो देखिए कैसे वो गुस्से से लाल हो। AIMIM को लेकर क्या आप लोग गठबंधन करने के साथ में हैं? क्योंकि आप ही के पार्टी के सांसद ने बयान दिया था। तुम अपना चैनल चलाओ, कुछ और चलाओ। देखिए, आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ, क्योंकि रंग से ही पता लग रहा है तुम्हारा एजेंडा किसका है और मालिक कौन है तुम्हारा। इसलिए इन चीज़ों में मत उलझो। समाजवादी पार्टी PDA की लड़ाई आगे बढ़ा रही है। सिंपल सा सवाल तो पूछा था,
दरअसल 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने लखनऊ में 2027 की रणनीति को लेकर अपने सांसदों की बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद सलेमपुर से सांसद रमाशंकर राजभर से ओवैसी को लेकर सवाल हुआ था। हमने आपको तफसील से कल दिखाया था। जवाब में उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि बीजेपी को हराने के लिए जो भी पीडीए के साथ आना चाहेगा उसका स्वागत है। बस यहीं से राजनीतिक गलियारों में एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी के चुनावी मेल मिलाप की कल्पनाएं दौड़ने लगी। इस बात की अटकलें तेज हो गई कि क्या पीडीए फॉर्मूले में मुस्लिम वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए ओवैसी से अखिलेश हाथ मिलाएंगे। लेकिन चाचा ने साफ साफ और भतीजे अखिलेश ने घुमा फिराकर इशारा कर दिया कि समाजवादी पार्टी फिलहाल ओवैसी को साथ लेकर चलने के मूड में नहीं दिखती है। तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी के नेता यूपी में बड़ी जीत का अब दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव जी हमारे नेता के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए 41 सांसदों को ट्रेनिंग दी गई आज, लेकिन जनता में बैरिस्टर ओवैसी साहब के प्रति जो सम्मान है, जो अपार प्रेम है, वो इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कम से कम 30 विधायक जीतने जा रहे हैं। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 80 लोकसभा में से 37 सीटों पर यानी सबसे बड़ी पार्टी बनकर यूपी में सपा उभरी। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नंबर 2 पर धकेल दिया। माना जा रहा है कि उसी जीत ने अखिलेश को कॉन्फिडेंस दिया कि मुस्लिम यादव दलित का यानी पीडीए का फॉर्मूला अकेले ही काफी है। अखिलेश यादव कॉन्फिडेंस में कि 2027 में ओवैसी के बिना ही वो जीत का रास्ता निकाल लेंगे। एक थ्योरी यह भी है कि अगर ओवैसी और अखिलेश में गठबंधन हुआ तो मुस्लिम वोट जरूर एकजुट रह सकता है, लेकिन बहुसंख्यक वोट में पोलराइजेशन हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ एक थ्योरी यह भी गढ़ी जा रही है कि अगर अखिलेश ओवैसी से दूर रहे तो कहीं उनका हाल वैसा ना हो जाए जैसा बिहार विधानसभा के चुनाव में आरजेडी के तेजस्वी यादव का हुआ। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह कि तेजस्वी 2025 में भी महागठबंधन के साथ लड़े और कुछ कमाल नहीं दिखा सके, जबकि अखिलेश ने 2024 में कांग्रेस को साथ लेकर चुनाव लड़ा और बीजेपी को बड़ा डेंट पहुंचाया था। तो क्या 2024 में मिली वही जीत अखिलेश यादव को 2027 में ओवैसी से दूर रखने का कॉन्फिडेंस दे रही है? तो सुना आपने किस तरीके से यूपी में इस वक्त उछल पुथल मची हुई है। अगली कहानी भी यूपी से और यह कहानी नवभारत लगातार इसको ट्रैक कर रहा है। नोएडा में मृतक इंजीनियर का चरित्र हनन क्यों किया जा रहा है और कौन कर रहा है? बहुत अच्छे दोस्त अपने आप को सेफ रखते हुए क्या कोशिश तो कर। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि ठंडा पानी होने के कारण कोई आगे नहीं बढ़ा हो, जान बचाने के लिए कोई आगे आया भी नहीं। अगर किसी वजह से जान गई है तो सरकार की लापरवाही की वजह से उस इंजीनियर की जान गई है। जिनको याद नहीं है उनको याद दिला दूं, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, यानी सत्य ही विजयी होता है। 4 दिन के बाद देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर जब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया, तब जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य माना गया। वैसे 1918 के कांग्रेस अधिवेशन में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय नारा बनाने का सुझाव दिया था। यानी जिस देश की नींव सत्यमेव जयते पर रखी गई, उसी देश में बीते 6 दिनों से असत्य का गंदा खेल खेला जा रहा है। और यह सब हो रहा है राजधानी से सटे नोएडा में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के 6 दिन होने को है। जांच के लिए बनी एसआईटी हर पहलू को बारीकी से खंगालने का दावा कर रही है। इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज बीते 24 घंटों से तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह फुटेज कहां से आया, कैसे आया, यह कोई ऑन करने या बताने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा। तस्वीर जो आप मेरे साथ चलते देख रहे हैं, यह समझकर हम आपको इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं कि ये युवराज की आखिरी तस्वीरें तो मानी जा सकती हैं, लेकिन कोई तो अदृश्य ताकत है
जो ये साबित करना चाह रही है कि युवराज की शुक्रवार शाम की गतिविधियां उनकी जिंदगी पर भारी पड़ी। एक तरीके से युवराज का चरित्र हनन को करने की कोशिश इन तस्वीरों के जरिए कि वो पब में थे, वो कहीं पर पार्टी कर रहे थे, ये साबित किया जा रहा है। दावा है कि ये फुटेज 16 जनवरी का है। युवराज अपने ऑफिस यानी गुरुग्राम में थे, वहां से निकले, सेक्टर 43 जो कि गुरुग्राम में है वहां पर स्थित एक पब में गए, रेस्टोरेंट में गए। यहाँ ऑफिस के कुछ कलीग्स के साथ वो दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में कौन युवराज है ये आसानी से दिख भी नहीं रहा है। तस्वीरें अंधेरे में हैं, धुंधली है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा कर दिया कि ये युवराज का वीडियो है और ये वायरल कराया जा रहा है। ये साबित किया जा रहा है कि युवराज नोएडा पहुंचने के पहले वहां गुरुग्राम में पार्टी कर रहे थे और शायद पब में थे। तो क्या पी रहे थे मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे किसी मृत सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मजाक उड़ाया जा रहा है, चरित्र हनन किया जा रहा है। करीब 3 घंटे के बाद वो रात के इन्हीं वीडियो को माने तो करीब 9:45 बजे वो इस जगह से निकलते हैं और फिर वो नोएडा की तरफ आते हैं। इन तस्वीरों को वायरल कराकर लगता है कि कोई ऐसी ताकत है जो इंजीनियर की दर्दनाक मौत के बाद भी उनके चरित्र हनन में लगी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनकी मौत दर्जनों सरकारी आंखों की मौजूदगी में हो गई, क्या उनकी मौत के बाद चरित्र हनन की कोशिश तो नहीं की जा रही? सुनिए पूरे मामले पर क्या कहा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। फिर पूरी कहानी बताता हूं। सवाल ये नहीं है कि वो पार्टी कर करके आया था या किस जगह पर घटना हुई है। घटना होने के बाद सरकार और तमाम सरकार के जो विभाग हैं वो आखिरकार उसकी जान क्यों नहीं बचा पाए। और उस समय जब अधिकारी और तमाम लोग पहुंच गए थे, सुनने में आ रहा है कि ठंडा पानी होने के कारण कोई आगे नहीं बढ़ा, जान बचाने के लिए कोई आगे आया भी नहीं। अगर किसी वजह से जान गई है तो सरकार की लापरवाही की वजह से उस इंजीनियर की जान गई है। और अब हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। मोबाइल से ली गई ये तस्वीरें उसी रात की हैं जब युवराज हादसे के बाद कार की छत पर खड़े होकर मदद की गुहार लगा रहे थे। मोबाइल का फ्लैशलाइट जलाकर खुद के जिंदा होने के सबूत मौके पर मौजूद तमाम सरकारी बाबुओं को दे रहे थे, पुलिस वालों को दे रहे थे। लेकिन इस वायरल वीडियो में मौके पर जो टीम थी उनका क्या रिस्पॉन्स था, उनकी बात सुनिए, आप बहुत चक्के रह जाएंगे। बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त, अपने आप को सेफ रखते हुए चल कोशिश तो कर। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहा है। रेस्क्यू टीम के लोगों के बीच बातचीत से यह साफ लगता है कि इनकी ट्रेनिंग में जरूर कहीं ना कहीं कुछ कमी है। 30 फीट गहरे पानी से भरे गड्ढे में एक शख्स मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन इन लोगों के पैर हाथ चल ही नहीं रहे थे। हमने आपको मौके पर मौजूद चश्मदीद मोनिंदर का बयान कल ही चक्रव्यूह में दिखाया था, जो बता रहा है कि कैसे जिनके पास बचाव की जिम्मेदारी थी उन्हें ठंडे पानी में उतरने से डर लग रहा था। उसी मोनिंदर का अब यह दावा है कि उसे सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए कहा गया, लेकिन वो सच के साथ खड़ा है। या मेरे साथ मेरे लोकल एरिया के लोग अगर मेरे साथ खड़े रहेंगे, जो सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, तो सीधी सी बात है कुछ नहीं होना। लेकिन जब मैं अकेला खड़ा रहूँगा तो मेरे अकेले इंसान को तो शायद कुछ भी है, किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के कोई किसी भी तरीके कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो सच्चाई है मैंने वो बोली, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, सच्चाई बस इतना है कि मुझसे सच्चाई छुपाने के लिए बोला गया, लेकिन मैंने छुपाई नहीं। मैंने बिल्डर से लेकर मैंने फायर ब्रिगेड, पुलिस, अथॉरिटी, नेडा प्राधिकरण सब की पोल खोली है जी। सवाल है कि वो सिस्टम चलाने वाले लोग क्यों सत्य की जीत नहीं चाहते हैं? कौन है वो ताकतवर लोग जो मोनिंदर को चुप रहने की धमकी दे रहे हैं? खैर, विपक्षी क्यों, अब तो सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के लोग भी पूरे मामले पर नोएडा के पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। अब इस चिट्ठी को ध्यान से देखिए। ग्रेटर नोएडा दादरी के बीजेपी विधायक है तेजपाल सिंह नागर, ये नाम है इनका, तेजपाल सिंह नागर, दादरी से विधायक है, दादरी सीट से। 20 जनवरी यानी 2 दिन पहले की यह चिट्ठी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी गई है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि नोएडा अथॉरिटी, फायर टीम, आपदा प्रबंधन विभाग की लापरवाही की वजह से होनहार इंजीनियर की मौत हो गई।
तेजपाल सिंह ने इस शिकायती पत्र में पिछले साल सितंबर की 2 और चिट्ठियों का भी हवाला दिया है। सीएम योगी से शिकायत की है कि उनके बार बार गड्ढे खराब, स्ट्रीट लाइट के बारे में जो कंप्लेंट्स की गई उस पर यहां मतलब नोएडा के सीनियर ऑफिसर ने कोई कार्रवाई नहीं की। यानी विधायक चिट्ठी लिख रहा है, विधायक की बात भी नोएडा के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। और खास बात यह है कि यह व्यक्ति बीजेपी का है, बीजेपी का 2 बार का विधायक है, लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। नागर जी के बारे में एक और चीज आपको बता दूं, यूपी के जो राज्य सड़क प्रबंधन समिति है ये उसके भी मेंबर है। सड़क प्रबंधन समिति, आप समझ सकते हैं कि नोएडा में कौन सा सिस्टम इस वक्त चल रहा है। बिल्डर की शिकायत पर अथॉरिटी एक्शन नहीं लेती, जैसा कि दावा MZ विस्टाउन की एक चिट्ठी में किया गया। और चक्रव्यूह में मैंने ये चिट्ठी आपको दिखाई थी, आप लोगों को याद होगी, एक बार फिर याद दिला दूं जिन्होंने कल नहीं देखा। जनप्रतिनिधि अफसरों को लिखते हैं तब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसे में जो मोटा बजट नोएडा अथॉरिटी का है वो आखिर क्यों बनाया गया है? अब बात बजट की चल रही है तो बजट के आंकड़े देख लीजिए। 2023-24 में नोएडा का जो बजट था वो 6,920 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर करीब 1,500 करोड़ रुपए बढ़कर 7,433 में पहुंच गया। और 2025-26 में बढ़कर ये 8,732 करोड़ रुपए पे, यानी हर साल नोएडा का जो बजट है वो बढ़ता जा रहा है। अब एक और आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। नोएडा के इस साल के 8,700 करोड़ के बजट में सिर्फ विकास के काम पर 2,410 करोड़, जबकि मरम्मत के काम का बजट 2,229 करोड़ रुपए का रखा गया है। इतना बजट होने के बावजूद भी अगर आप सड़क मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं, खुला गड्ढा छोड़ दे रहे हैं, तो ये विकास किस काम का है? ऐसे हादसे तो नोएडा में रोज होंगे। क्या इतने 1,000 करोड़ रुपए किसके लिए दिए जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं 1,000 करोड़ रुपए? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। कहीं किसी की जेबें तो गर्म नहीं हो रही हैं इन सरकारी खजाने, इस सरकारी बजट के पीछे? सिस्टम से डेफिनेटली डिमांड करूंगी, बिकॉज हम जिस हाईटेक सिटी में रह रहे हैं यहाँ पे 27 ईयर ओल्ड अगर एक नौजवान को हम बचा नहीं पा रहे हैं तो मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात कुछ हो नहीं सकती है। इससे बेहतर तो मुझे लगता है फिर गाँव का सिस्टम हो सकता है। अगर इस सिस्टम में हम नहीं अगर वो कर रहे हैं, नोएडा की बात है जिसको हम बहुत डेवलप्ड बोलते हैं, और सेक्टर 150 जो कि बहुत प्रीमियम सेक्टर में आता है, जब वहाँ का हाल ये है तो बाकी जगह का आप सोच सकते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर एक खबर आई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन को अपमानित करने वालों की दुहाई देकर कालनेमी की चर्चा की, तो वहीं दूसरी तरफ माघ मेला प्रशासन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस पर नोटिस दे रहा है। तो तीसरी तरफ योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य के पक्ष में बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि स्वामी जी संगम में स्नान करें और बात को खत्म करें, ये कहना है डिप्टी सीएम का। शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि स्नान करें, खत्म करें, एक तरीके से शंकराचार्य कह रहे हैं, और वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से कालनेमी नाम का एक बयान आया था। तो कहीं ना कहीं तनाव, डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। आज की जो बड़ी खबर थी, जो सबसे अधिक वोट मिले थे, 31% लोगों ने पसंद किया था। इस ब्रेकिंग न्यूज की वजह से थोड़ी सी डिले हुआ। बात मैं डोनाल्ड ट्रंप की कर रहा हूं, जिन्होंने पीएम मोदी के आगे अब सरेंडर कर दिया है। ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप को टैरिफ के नाम पर धमकाने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के सामने जैसे सरेंडर कर दिया है। भारत की कूटनीति ने ट्रंप की ऐसी बैंड बजाई कि बड़बोले ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुम दिखाई दे रही है। अब वो पीएम मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते दिख रहे हैं, पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तो पहले बात कल के भाषण के विश्लेषण की कर लेते हैं। हमने आपको कल चक्रव्यूह में दिखाया था, ट्रंप स्विट्जरलैंड के डावोस में थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उनका भाषण था। करीब 70 मिनट तक वो बोले, 70 मिनट। उनका भाषण इतना बोरिंग था कि कई लोग तो बीच में उठकर बाहर चले गए। ऐसा लगा कि ट्रंप को अब कोई सुनना ही नहीं चाहता। दुनिया ने लोग जैसे उनको सीरियसली लेना बंद कर दिया है। दरअसल सबको पता है कि ट्रंप आए बाएं साएं कुछ भी बोलते हैं, ट्रंप की जुबान पर कोई फिल्टर जैसे लगा ही नहीं है। लेकिन डावोस से ट्रंप ने एक बात ऐसी कह दी जो दुनिया में हेडलाइन भी बनी। प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त बताकर उन्होंने एक बार फिर भारत समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया और सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो अचानक भारत की तारीफ, प्रधानमंत्री की तारीफ क्यों कर रहे हैं।
ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो आजकल अपने पल पल बदलते बयानों के कारण रोज सुर्खियों में रहते हैं। पल में तोला पल में माशा वाली स्थिति है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ, यानी कभी कुछ बोलते हैं और कहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं। बड़बोलेपन के ट्रंप के इतनी ज्यादा उनकी भद पिट चुकी है कि उन पर यकीन करना कि वो जो बोल रहे हैं उस पर कितना कायम रहेंगे, ये किसी के भी पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा है, अगर आप ट्रंप की बातों पे भरोसा कर लें। दिन तो छोड़िए, ट्रंप घंटों के हिसाब से रंग बदलते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि रंग बदलने की कला में ट्रंप ने गिरगिट को भी जैसे पीछे छोड़ दिया है। एक दिन कहते हैं मैं भारत का दोस्त हूं, मोदी मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं, और फिर अगले दिन ही टैरिफ लगाकर भारत को डराने की धमकाने की कोशिश कर देते हैं। ट्रंप होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, उनसे डरते होंगे दुनिया के कई देश, लेकिन ये भारत है, ट्रंप को ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। हम अपने सम्मान में झुकते भी हैं और दुनिया को झुकाना भी जानते हैं। ये बात ट्रंप को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से उतार लेनी चाहिए। ये वही राष्ट्रपति ट्रंप है जिन्होंने सबसे पहले 50% टैरिफ भारत पर थोपने की कोशिश की, भारत को रूस से तेल नहीं खरीदने पर मजबूर कर दिया। ये वही ट्रंप है जिन्होंने ईरान से व्यापार करने वालों पर 25% ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी। इसके बाद चाबार पोर्ट से भारत के ऑपरेशन के बंद होने तक की खबर आ गई। हर बार ट्रंप बयानों के ऐसे ही बम फोड़ते रहते हैं, लेकिन जब बारी खुद की होती है तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। लेकिन भारत ने ट्रंप के बयानों को हमेशा फुटबॉल की तरह खेला है। भारत के राष्ट्रहित सर्वोपरि है। ऐसे कितने ट्रंप आए और गए, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि झुंझलाहट में ट्रंप भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी भी कह चुके हैं। लेकिन अब इंडिया के कूटनीतिक बाउंसर से ट्रंप घायल हैं और कह रहे हैं कि कुछ दशकों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएगा। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है, ध्यान से देखिए इस ग्राफिक्स को, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। मैं कहूंगा कि शायद 20 से 30 साल के अंदर यह हो सकता है। ट्रंप जो कह रहे हैं वो 100 आने बिल्कुल सही है। जिस रफ्तार से भारत विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उससे अनदेखा करना दुनिया के लिए नामुमकिन हो गया है, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ट्रंप का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, अब ये भी आप जान लीजिए। अगर दुनिया में कोई दगाबाजी की चैंपियनशिप हो तो यकीन मानिए आज की तारीख में मेडल ट्रंप ही जीतेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में जो यूरोप ट्रंप के साथ खड़ा है, उसी यूरोप पर ट्रंप ने नजरें अब टेढ़ी कर ली है। ग्रीनलैंड के आगे अब ट्रंप को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो रोज सुबह उठकर यूरोप को सीधे सीधे धमकाते हैं, टैरिफ का चाबुक चलाते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ भी कर लो, ग्रीनलैंड तो मैं लेकर रहूंगा। बयान बहादुर ट्रंप के इन्हीं बयानों से अमेरिका और यूरोप के बीच खाई गहरी होती जा रही है और अमेरिका की दुनिया में किरकिरी हो रही है। ट्रंप चाहे जो कहे, लेकिन उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। दुनिया जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई थी, लेकिन ट्रंप युद्ध रुकवाने का ढिंडोरा पीटते नहीं थकते। कभी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलने पर नॉर्वे को धमकाते हैं, कभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा करवा लेते हैं, कभी ईरान में प्रदर्शनकारियों को भड़काते हैं। ट्रंप आखिर चाहते हैं कि ये शायद ट्रंप ही जानते हैं, क्योंकि उनकी सनक से दुनिया तो अब परेशान हो चुकी है। झूठ और हवाबाजी के भी कई लेवल होते हैं, हालांकि ट्रंप को इसमें महारत हासिल है। वैसे तो राजनीति में ये सब नया नहीं है, लेकिन ट्रंप ने इसे एक पैटर्न बना दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 30,573 बार झूठ और भ्रम फैलाने वाले बयान दिए। 30,573 365 दिनों में, यानी हर दिन औसतन 21 झूठ। पहले साल ये औसत 6 था, जो चौथे साल में 39 तक पहुंच गया। लेकिन दूसरी पारी में तो ट्रंप अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते दिखे। ये ट्रंप के पहले कार्यकाल की बात कर रहा हूं, जब पहली बार वो राष्ट्रपति थे। ग्रीनलैंड से गाजा तक ट्रंप के दिमाग में न जाने क्या क्या घूम रहा है। ऐसा लगता है जैसे ट्रंप दुनिया के ठेकेदार बन गए। लेकिन सवाल यह कि जिसके दिमाग में इतनी खुराफात चलती रहती है, वो सो कैसे पाता है। ट्रंप एक तरफ ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गाजा में पीस का प्लान भी तैयार कर रहे हैं, यानी पहले मारो और फिर मरहम लगाओ। आज डावोस में पीस बोर्ड के फाउंडिंग चार्टर पर साइन किए गए। साइन सेरेमनी के दौरान कुल 22 देश मौजूद थे। व्हाइट हाउस ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए 60 देशों को आमंत्रित किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन भारत की ओर से इस दौरान कोई भी साइनिंग सेरेमनी में शामिल नहीं हुआ। और बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर, लौटते हैं वापस देश की तरफ। बात राहुल गांधी की।
मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली के जवाहर भवन, जो कि पूरा एयर कंडीशन है, वहां पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने मनरेगा बचाओ कार्यक्रम चलाया। राहुल और खड़गे ने सर पर गमछा बांधा, कंधे पर कुदाल रखी। इससे यह संदेश देने की कोशिश की कि वो मजदूर नहीं है तो क्या हुआ, मजदूरों जैसे ही है। ये सब कुछ एयर कंडीशन कमरे जवाहर भवन में चल रहा था, जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन का एक बड़ा दफ्तर है। 25 राज्यों के मनरेगा के मजदूरों को बुलाया गया, लेकिन सड़क पर गिट्टी तोड़ते मजदूरों की लड़ाई एयर कंडीशन बिल्डिंग में हुई। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने उस मनरेगा को खत्म कर दिया जिससे करोड़ों मजदूरों को बीते 20 साल से रोजी रोटी मिल रही थी। नए लॉ का नाम क्या, मैं नाम ही नहीं जानता हूं इसका, क्या है? जी ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। आइडिया है कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन सी स्टेट को मिलेगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को मिलेगा। बीजेपी वाले स्टेट्स को ज्यादा पैसा जाएगा, ऑपोजिशन वाले स्टेट्स को कम जाएगा, और वो डिसाइड करेंगे किसको किस तरीके की मजदूरी चाहिए। कार्यक्रम में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के चाय वाला होने के दावे पर भी सवाल उठाए। लेकिन 4 दिन तुम भी मजदूरी करो, आपको मनरेगा का काम करो, मालूम होता है। लोगों को वोट लेने के लिए मैं चाय वाला हूं, चाय। अरे कभी चाय बनाए आप? कभी डब्बे में फिर के घूम के केटली लेके हर आदमी को दिए? चुप बोलने का। ये जो बयान खड़गे साहब ने दिया है चाय वाला को लेकर, अब तो 15 साल हो गए, 3 टर्म हो गए प्रधानमंत्री के, उसके बाद भी कांग्रेस वहीं की वहीं फंसी हुई दिखाई देती है। खैर, चक्रव्यूह में अब हम आखिर में आ गए, वक्त है आपके पब्लिक व्यू को दिखाने का। तो आज का पहला पोस्ट ऋषभ का है। नोएडा में हुई इंजीनियर की मौत को लेकर सरकार को सबक लेना चाहिए, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जनता का जुड़ाव सीधे अधिकारियों से होता है, क्योंकि अधिकारियों की पहली प्राथमिकता जनता की सेवा ही है। दूसरा पोस्ट जो आज हमारे सामने, कविराज शरद अमेरिका को ग्रेट बनाने निकले ट्रंप कहीं उसकी हालत पाकिस्तान जैसी ना कर दें जिसकी दुनिया में कोई इज्जत ही ना बचे। तो इस नोट पर आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। अब आपसे कल शाम 6:57 में मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।